नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज में हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत क्या है? हमें क्या निकालना? अवैध मतों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम अवैध मत का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। अवैध मत की संख्या हमें क्या दिया हुआ है? 1400। अगर कुल मत का हमारा संख्या निकल के आ जाए, कुल वोट हमें पता चल जाए, तो हम वहां से अवैध वोट की प्रतिशत बता पाएंगे। अब देखिए ये जो 1400 अवैध वोट है, हम इसे क्या मान लेते हैं? वैध मान लेते हैं। और ये जो है जीतने वाले को दे देते हैं। ये जो 1400 वोट जो है अवैध है, इसे भी हम जीतने वाले को दे देते हैं। अगर इसे भी जीतने वाले को दे देंगे तो हारने वाला अब कितने से हारेगा? पहले जो है 3080 वोट से हार रहा था। अगर हम 1400 और वोट जीतने वाले को दे दें तो अब हारने वाला कितने वोट से हारेगा? 3080 प्लस का क्या हो जाएगा? 1400। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4480। ये कितना हो जाएगा? 4480। यानी हारने वाला अब जो है 4480 मत से हारेगा। अब देखिए हमने जो है ये 1400 अवैध था, इसे भी हमने क्या मान लिया? वैध मान लिया। यानी अब 100% मत जो है वो क्या है? वैध है। यानी 100% में से एक उम्मीदवार को जो है 42% मिल रहा है। एक उम्मीदवार को 42% मिल रहा है और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? अगर टोटल 100% है, एक को 42% मिल गया तो शेष कितना बच गया? 58%। शेष कितना बच गया? 58%। अब देखिए यहाँ ये जो है कितने परसेंट मत से हार रहा है। जीतने वाले को कितना मिला? 58%। और हारने वाले को कितना मिल रहा है? 42%। यानी हार कितने से रहा है? यह 16% से हार रहा है। और यहाँ वोट कितना हमारा आया है हारने का? यहाँ आया है 4480। यानी 16% किसके बराबर है? 4480 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा 1% निकल के आ जाएगा। 16% जो है किसके बराबर है? 4480 के बराबर। तो यहाँ से हमारा 1% निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 16 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 2 बार में यानी कितना बचेगा? 12, 28, 128। 16 से कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यानी यहाँ से 1% हमारा निकल के आ गया 280 वोट। 1% बराबर क्या निकल के आ गया? 280 वोट। तो यहाँ से हमारा 100% पता चल जाएगा। 100% किसके बराबर निकल के आ जाएगा? 28,000 के बराबर। 100% हमारा क्या निकल के आ गया? 28,000। यानी कुल वोट की जो संख्या है वो 28,000 है, जिसमें से 1400 अवैध है। तो हम यहाँ से अवैध की संख्या परसेंट निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ से अवैध वोट का, अवैध मत का प्रतिशत निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अवैध मत का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कितना वोट जो है अवैध है? 1400। टोटल वोट कितना है? 28,000। टोटल वोट कितना है? 28,000 इंटू 100 करेंगे। यानी यहाँ से हमारा 3 जीरो से ये हमारा 3 जीरो चला जाएगा। हम इसे काटेंगे 140 को अगर 28 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी हमारा क्या निकल के आ गया? 5%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5%। यानी अवैध मतों का प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया? 5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? हमें क्या निकालना है? उस वस्तु का सीपी निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का सीपी क्या है? हमने मान लिया वस्तु का सीपी 100 रुपया है। हमने मान लिया वस्तु का सीपी क्या है? 100 रुपया। अगर 100 रुपये वस्तु का सीपी है, अगर 9% हानि पे बेची जाएगी, यानी 100 का 9% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 91 रुपया। और इसे अगर 15% लाभ पे बेची जाएगी, यानी 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15, यानी 115 रुपये में बेचा जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है कि
15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर क्या है? 768 रुपये है। और यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है? यहाँ जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो अंतर कितना निकल के आ रहा है? 24 का निकल के आ रहा है। यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है हमारा कितने का? 24 का अंतर निकल के आ रहा है। अब देखिए इस 24% 24 किसके बराबर है? 24 जो है किसके बराबर है? 768 के बराबर। 24 किसके बराबर है? 768 के बराबर। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यानी हम इस 24 से काटेंगे इसे तो ये 24 से कितने बार में जाएगा? 24 तियाँ 72, हाथ में क्या बच जाएगा? 4, 48, 24 दूनी 48, यानी 1 यूनिट निकल के आ गया किसके बराबर? 32 रुपये के बराबर। 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 32 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 100 यूनिट हम निकाल सकते हैं, यानी 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 यूनिट निकल के आ जाएगा 3200 रुपया। 100 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा? 3200 रुपये के बराबर। यानी जिस वस्तु की बात की जा रही थी उस वस्तु का सीपी हमारा क्या निकल के आ गया? 3200 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी मिलकर टी दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि ए अकेले t+3 दिनों में काम पूरा करता है और बी अकेले t+12 दिनों में काम पूरा करता है तो टी का मान क्या होगा? हमें क्या निकालना? टी का मान निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में भी किया था और कल हमने एक कंसेप्ट बताया था। देखिए कल के क्लास में हमारा कंसेप्ट से क्या निकल गया था? कल हमने बताया था कि अगर a प्लस बी मिलके किसी काम को x दिन में कर रहे हैं और a उसी काम को x प्लस a दिन में कर रहे हैं, b उसी काम को x प्लस b दिन में कर रहा है, तो वहाँ से हमारा x क्या निकल के आया था? कल के क्लास में हमारा x निकल के आया था x = √a × b। यानी a जो है a प्लस बी से जितना ज़्यादा समय लेगा और b जो है a प्लस बी से जितना ज़्यादा समय लगेगा उसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे और उसको रूट के अंदर रखेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है t दिन में करते हैं। a जो है a प्लस बी से यानी t+3 दिन का समय ले रहा है, a जो है t+3 दिन का समय ले रहा है और b जो है t+12 दिन का समय ले रहा है, t+12 दिन का समय ले रहा है। यानी a जो है a प्लस बी से यहाँ कितना ज़्यादा ले रहा है? 3 दिन। और b जो है a प्लस बी से कितना ज़्यादा ले रहा है? 12 दिन का समय ज़्यादा ले रहा है। यानी यहाँ से हमारा t क्या निकल के आ जाएगा? t निकल के आएगा √3 × 12, यानी 12 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 36। यानी हमारा क्या निकल के आएगा? √36। √36 यानी 36 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 दिन। यानी a प्लस बी मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे? 6 दिन में। यानी t का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया 2 पाइप a तथा b एक खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटा में भर सकते हैं। पाइप c अकेले एक भरी हुई टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप a तथा b को खोल दिया जाता है तथा 5 घंटा बाद पाइप c को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटा में भरेगा? हमें क्या निकालना? टंकी के भरने का समय निकालना है। पहले 5 घंटे के लिए a और b को खोला जा रहा है और 5 घंटा बाद तीनों पाइप एक साथ चल रहा है, तो टंकी इस तरीके से कितने समय में भर जाएगी? हमें उस समय को निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। यानी 10 घंटा, 15 घंटा और 12 घंटा का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। यानी हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट धारिता वाले टंकी को जब A भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? A जब भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 10 घंटा का। जब B भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? B भर रहा है तो 15 घंटा का समय ले रहा है। B भर रहा है तो 15 घंटा का समय ले रहा है। और जब C इसे खाली कर रहा है, C क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं तो हम निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। C जब इसे खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? C जब खाली कर रहा है तो 12 घंटा का समय ले रहा है। C खाली कर रहा है तो 12 घंटा का समय ले रहा है। अब देखिए यहाँ से हमारा तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। A जो है 10 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 10 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में 6 यूनिट, यानी A का इफिशियंसी क्या हो गया? 6 यूनिट। B जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 4 यूनिट, यानी B का इफिशियंसी हो गया 4 यूनिट। C जो है 12 घंटा में 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा?
5 यूनिट, हम माइनस लगाएंगे क्योंकि निगेटिव काम कर रहा है। अब देखिए ए, बी और सी का हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 2 पाइप ए तथा बी को खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोल दिया जाता है। यानी पहले 5 घंटे के लिए ए और बी खुला हुआ है, पहले 5 घंटे के लिए ए और बी खुला हुआ है। ए जो है 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है। यानी ए और बी को खोल दिया जाएगा, ए प्लस बी को खोल दिया जाएगा, तो 5 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, ए और बी 1 घंटा में 6 और 4 यानी 10 यूनिट पानी भरेंगे। 10 यूनिट पानी 1 घंटा में भरेंगे, 5 घंटा में कितना यूनिट पानी भर जाएगा, 50 यूनिट। यानी टोटल टंकी का क्षमता क्या है, 60 यूनिट का है, 50 यूनिट पानी भर गया। यानी शेष क्या बच गया, शेष जो बच गया 60 माइनस का 50 यानी 10 यूनिट शेष बच गया। अब इस 10 यूनिट पानी को जो है भरना है और अब जो है तीनों नल एक साथ चल रहा है। तीनों नल जब एक साथ चलेगा तो ए जो है 6 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में, बी जो है 4 यूनिट पानी 1 घंटे में भरेगा और सी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी ये जो है ए और बी मिलकर 10 यूनिट पानी भरेंगे, उसमें से सी जो है 5 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी अगर तीनों मिलके ए प्लस बी माइनस सी अगर भरेंगे तो 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा में 5 यूनिट ही पानी भरा पाएगा क्योंकि ए और बी मिलके 10 यूनिट पानी भरेंगे, उसमें से सी जो है 5 यूनिट 1 घंटा में खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में टंकी के अंदर 5 यूनिट ही पानी जा पाएगा और 10 यूनिट पानी हमें भरना है। यानी 5 यूनिट 1 घंटा में भरा रहा है तो 10 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। यानी हमारा टोटल टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहले जो है 5 घंटे के लिए ए और बी चला है यानी 5 घंटा प्लस का 2 घंटा यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया मोहन 20,000 रुपये में से कुछ भाग 8% के साधारण ब्याज पर और शेष भाग को 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 20,800 रुपये की आय होती है, 8% पे दी गई राशि बताएं। हमें क्या निकालना, 8% पे दी गई राशि निकालना है। देखिए कुछ भाग को 8% पे दिया जा रहा है और शेष भाग को 4/3% पे दिया जा रहा है। अगर हम ये निकाल लें कि ओवरऑल पूरे साल में जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर कितना का ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ से एलिगेशन लगा के दोनों का अलग अलग हिस्सा बता पाएंगे। यानी 8% पे कितना भाग दिया गया है और 4/3% पे कितना भाग दिया गया है, यानी कितना राशि दिया गया है। तो देखिए हमें जो है पूरे साल के बाद कितना अमाउंट मिल रहा है, 20,800 रुपये का अमाउंट मिल रहा है। यानी साल के अंत में एसआई कितना मिल रहा है, साल के अंत में एसआई जो मिल रहा है 800 रुपये का मिल रहा है। एसआई कितना मिल रहा है 800 रुपया और हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 20,000 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपया। तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं 800 रुपये का ब्याज जो मिल रहा है 20,000 पे, 800 रुपये का ब्याज मिल रहा है 20,000 रुपये पे इंटू 100 करेंगे, यहाँ से हमारा रेट निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यानी 2 से हम 8 को काटेंगे, यानी यहाँ से हमारा रेट क्या निकल के आ गया 4% निकल के आ गया। अब देखिए ओवरऑल रेट जो है 4% है और कुछ भाग को 8% पे दिया गया और शेष भाग को 4/3% पे दिया गया है। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए पहले भाग को जो है, पहले भाग को 8% पे दिया जा रहा है, शेष भाग जो है उसे 4/3% पे दिया जा रहा है, शेष भाग जो है उसे 4/3% पे दिया जा रहा है और ओवरऑल जो उसे ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है 4%। ओवरऑल जो प्रिंसिपल पे ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है 4% मिल रहा है। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है बट्टे में 3 है तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम इस 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, सब में 3 से गुना कर लेते हैं। हम सब में 3 से गुना कर लेते हैं, हम यहाँ भी 3 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 3 से गुना कर लेंगे। ये हमारा बट्टे में जो 3 है ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ये हमारा क्या है 8 3 24, ये क्या है 4 3 12, यानी 24 में से हम 12 माइनस करेंगे, यानी क्या बच जाएगा हमारा 12 बच जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है 4 3 12 और ये क्या है 4 है, यानी 12 में से 4 हम माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी हमारा जो है प्रिंसिपल का
जो है कितना प्रिंसिपल हम 8% पे दे रहे हैं और कितना प्रिंसिपल 4/3% पे दे रहे हैं, उसका हमारा क्या निकल के आ गया, रेशियो। यानी 8 यूनिट अगर हम 8% पे दे रहे हैं तो 12 यूनिट किस पे दे रहे हैं, 4/3% पे। यानी यहाँ से हमारा टोटल राशि कितना हो गया, टोटल जो राशि हो गया 20 यूनिट, टोटल राशि क्या हो गया 20 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया हुआ है, 20,000 रुपया। यानी 20 यूनिट जो है, 20 यूनिट किसके बराबर है, 20,000 रुपये के बराबर है। 20 यूनिट जो है 20,000 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर। यानी 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 रुपये के बराबर। 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 रुपये के बराबर। और 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12,000 रुपये के बराबर। यानी हमारा निकल के आ गया कि 8% पे कितना राशि दिया गया है, 8,000 रुपये दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 8% पर दी गई राशि बताए। यानी 8% पे कितना दिया गया, 8,000 रुपये उधार दिया गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कोई राशि 10 वर्ष के अंत में 900 रुपया हो जाती है, जबकि 15 वर्ष में 1,080 रुपया हो जाती है, तो 20 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। यानी हमें निकालना है कि वह राशि 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ मेंशन नहीं है कि जो हमारा ब्याज काउंट हो रहा है वो साधारण ब्याज काउंट हो रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है। लेकिन हमें जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ हमें लिखा हुआ रहेगा कि ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हुआ तो 10 साल में राशि इतना हो गई और 15 साल में इतना हो गई। या हमें वहाँ मेंशन रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है तो राशि 10 साल में इतना हो गई और 15 साल में इतना हो गई। तो देखिए यहाँ तो हमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम जो है सीआई के दर से भी निकाल के दिखाएंगे और एसआई के दर से भी निकाल के दिखाएंगे कि अगर सीआई के दर से अगर ब्याज यहाँ काउंट हो रहा है तो 10 साल में इतना हो रहा है, 15 साल में इतना हो रहा है, तो 20 साल में कितना होगा। और हम एसआई के दर से भी निकाल के दिखाएंगे। चलिए हम सबसे पहले एसआई के दर से निकाल के दिखाते हैं। देखिए एसआई के दर से कोई राशि जो है 10 वर्ष में, कोई राशि 10 वर्ष में कितना हो जाएगी, 900 रुपया, और 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना हो जाएगी, 1,080 रुपया। तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, यानी 20 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला, यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला। यानी हम इस 1,080 में से अगर 900 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 रुपया। ब्याज कितना मिला, 180 रुपया। ब्याज कितना मिल गया, 180 रुपया। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में यानी पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज दूसरे साल भी मिलेगा, उतना ही ब्याज हमें तीसरे साल भी मिलेगा। यानी 10 वर्ष और 15 वर्ष के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 साल का, और ब्याज कितना मिल रहा है 5 साल में। 5 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 180 रुपये का मिल रहा है, और 15 वर्ष और 20 वर्ष के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 साल का। तो यहाँ भी ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ भी ब्याज मिलेगा 180 रुपया, यहाँ भी ब्याज मिलेगा। यानी इस हम 1,080 में अगर 180 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,080 में अगर हम इस 180 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1260 रुपया। यानी अगर जो है एसआई के दर से यहाँ ब्याज काउंट होता तो 20 वर्ष बाद अमाउंट कितना बन जाता, 1260 रुपया बन जाता। 20 वर्ष बाद 1260 रुपया बन जाता। अगर यहाँ सीआई के दर से काउंट होगा, अगर यहाँ सीआई के दर से काउंट होगा तो देखिए 10 वर्ष में कितना हो रहा है, सीआई के दर से अगर काउंट होता तो 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 900 रुपया। 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 900 रुपया। 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 1,080 रुपया। तो हमें निकालना है 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ही ब्याज मिलता है, यानी हर साल यहाँ का ब्याज जो है चेंज होते रहता है। तो देखिए यहाँ 10 और 15, और यहाँ क्या दिया 15 और 20, यानी टाइम गैप क्या है, टाइम गैप सेम है। यानी जो रेशियो यहाँ और यहाँ के बीच होगा वही रेशियो यहाँ और यहाँ के बीच होगा। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। यानी अगर हम इसे 0 से काटेंगे तो ये हमारा 0 से कट जाएगा। यानी हम इसे उसके बाद क्या से काट सकते हैं, हम इसे 18 से काट सकते हैं। ये 18 से 5 बार में जाएगा, ये 18 से 6 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 10 और 15 साल का बीच का जो है रेशियो कितना हो गया, यहाँ जो है 10 और 15 साल के बीच का रेशियो कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो यहाँ भी रेशियो क्या होगा, यहाँ भी रेशियो होगा 5:6 होगा। यहाँ भी रेशियो क्या होगा, 5:6 होगा। अब देखिए 5 यूनिट का जो वैल्यू है, 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1,080 है।
5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 1080 है। 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1080 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में, ये 1 बार में 3, यानी ये क्या निकल के आ गया 216। तो यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 36 के 6, 36 के 6 3, 6 3 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1296 रुपया। अगर जो है CI के दर से काउंट होगा तो यहाँ जो है 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल 1296 रुपया हो जाएगा। और SI के दर से काउंट होगा तो ये कितना हो जाएगा 1260 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है। कॉलेज के 16वें छात्र की आयु क्या होगी। हमें क्या निकालना है, कॉलेज के 16वें छात्र की आयु निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 छात्र की आयु जो है एवरेज वो क्या है 20 वर्ष है। इसमें से 5 छात्र की जो आयु है वो क्या है 20 वर्ष है। अन्य 10 छात्र की जो आयु है, अन्य 10 छात्र की जो आयु है वो क्या है 20.4 वर्ष है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 16वां छात्र की आयु निकालना है। देखिए ये जो 5 छात्र हैं इनका आयु क्या है 20 वर्ष है, और जो पूरे टोटल एवरेज है वो कितना है 20 वर्ष है, यानी इस 5 छात्र की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो 10 छात्र हैं, ये 10 छात्र हैं, इनका एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से 0.4 ज़्यादा है। ये एवरेज से क्या है 0.4 ज़्यादा है, और यहाँ छात्र का संख्या क्या है 10 है, यानी यहाँ एवरेज से टोटल कितना ज़्यादा है, यहाँ एवरेज से टोटल ज़्यादा है 4 वर्ष। एवरेज से ज़्यादा कितना है 4 वर्ष ज़्यादा है, यानी एवरेज से 4 वर्ष ज़्यादा यहाँ क्यों है, और उसके बाद भी एवरेज हमारा 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16वां छात्र है, जो 16वां छात्र है उसका एवरेज 20 से 4 वर्ष कम एज होगा, तभी जाके ये जो है ये 10 छात्र का अगर एवरेज से 4 ज़्यादा है और इसमें अगर 4 चला गया होगा तभी तो जाके हमारा एवरेज बन पाया होगा 20, क्योंकि 5 छात्र का तो एवरेज 20 है और ये जो 10 छात्र हैं इनका एवरेज क्या है, एवरेज से 4 वर्ष ज़्यादा है, यानी इस 20 वर्ष से 4 वर्ष ज़्यादा है। तो ये 4 वर्ष ये 16वें छात्र में मैनेज हुआ होगा, तभी तो जाके पूरे 16 छात्र का एवरेज बन पाया होगा 20 वर्ष। यानी यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा 16वां छात्र का एज 20 माइनस का 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा 16 वर्ष। 16वां छात्र का एज क्या निकल के आ गया, 16 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या होगा 16 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल राशि 216 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए बैग के अंदर जो है सिक्का कौन कौन सा है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। और हमें सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। सिक्कों का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:4। देखिए अगर हम ये मान लें कि बैग के अंदर 1 रुपये का 2 ही सिक्का है, 50 पैसे का 3 ही सिक्का है और 25 पैसे का 4 ही सिक्का है, तो बैग के अंदर राशि कितना होगा, बैग के अंदर राशि कितना होगा। अगर 1 रुपये का 2 ही सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 रुपया। अगर 50 पैसा का 3 ही सिक्का है तो बैग के अंदर कितना हो जाएगा 50 पैसे का सिक्का से राशि, ये हो जाएगा 1.5 रुपया। और 25 पैसा का 4 सिक्का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4.5 रुपया, 4.5 रुपया। देखिए अगर बैग के अंदर 1 रुपये का 2 ही सिक्का होता, 50 पैसे का 3 ही सिक्का होता और 25 पैसे का 4 ही सिक्का होता तो बैग के अंदर 4.5 रुपया ही होता। लेकिन हमें अमाउंट क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है कि बैग के अंदर 216 रुपया जो है टोटल अमाउंट है। यानी ये जो हमारा सिक्का का संख्या है, यानी 1 रुपये का 2, 50 पैसा का 3 और 25 पैसा का 4, यानी ऐसे कितने जो है सिक्के का सेट बन पाएगा, ऐसे कितने सिक्के का सेट बन पाएगा हम ये निकाल सकते हैं। क्योंकि एक सेट का जो मूल्य है वो 4.5 रुपया है और हमें टोटल राशि दिया हुआ है। टोटल राशि हमें क्या दिया है
216 रुपये दिया हुआ है। अगर हम इस 216 रुपये में 4.5 से अगर भाग देंगे, 4.5 से भाग देंगे, ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 216 गुने 10/45। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से जाएगा 2 बार में, ये 5 से जाएगा 9 बार में, हम इसे 9 से काटेंगे 2 बार में जाएगा और 4 बार में यानी 24 बार में जाएगा। यानी हम यहाँ से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। यानी ऐसे जो है सिक्कों का सेट कितना बन पाएगा हमारा? 48 सेट बन पाएगा। ऐसे सिक्कों का सेट हमारा कितना बन जाएगा बैग के अंदर? 48। यानी 50 पैसा का भी कितना सिक्का होगा? हम यहाँ से निकाल सकते हैं सभी अलग अलग सिक्का। यानी 1 रुपये का कितना होगा? हम 48 से गुना करेंगे 2 में, ये हमारा कितना हो जाएगा? 96। हम 48 से 3 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 144। अगर हम 48 से 4 में गुना करेंगे, 48 से हम 4 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 के 2, 16 3 19, यानी 192। यानी 1 रुपये का 96 सिक्का, 50 पैसा का 44 सिक्का और 25 पैसा का कितना होगा? 192 सिक्का होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? 50 पैसा का सिक्का। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 144। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 144। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी एक व्यवसाय में अपनी पूंजी 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि लाभ के 10% को दान कर देते हैं तथा ए का हिस्सा 900 रुपया है तो कुल लाभ क्या होगा? यानी 10% लाभ में से दान कर दे रहे हैं, यानी शेष कितना बच रहा है? 90%। 90% को अपने पूंजी के रेशियो में वो लोग बांटेंगे। हमें यहाँ समय नहीं दिया हुआ है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो समय है दोनों के लिए बराबर समय है। यानी लाभ जो है उनके पूंजी के रेशियो में बटेगा, लाभ जो है उनके पूंजी के रेशियो में बटेगा। शेष जो 90% है वही उनके पूंजी के रेशियो में बट रहा है। यानी हम यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना दिया? 5:3। ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 5:3। और ए को जो है शेष 90% में से कितना मिल रहा है? 900 मिल रहा है। तो बी को कितना मिल जाएगा? यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 900 रुपया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी हम इसमें 180 से गुना करेंगे, हम इसमें 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 पचे 900 हो जाएगा। यानी 180 में हम 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1440 रुपया। ये हमारा जो लाभ निकल के आ गया 1440 रुपया, ये कितने परसेंट के बराबर है? 90% के बराबर है। क्योंकि 10% उन्होंने दान दे दिया और जो शेष 90% बच रहा है वही अपने पूंजी के रेशियो में वो लोग बांटेंगे। यानी 90% हमारा किसके बराबर हो गया? 90% जो है 1440 रुपये के बराबर है। तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। 90% जो है 1440 रुपये के बराबर है, तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। हमारा 1 0 से 1 0 जाएगा। हम 144 को अगर 9 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 16 बार में। यानी यहाँ से हमारा टोटल जो लाभ है वो क्या निकल के आ गया? 1600 रुपया। टोटल लाभ हमारा क्या निकल के आ गया? 1600 रुपया। यानी कुल 1600 रुपया में से वो 10% दान दे देते होंगे और जो शेष बचता होगा उसी को 5:3 के रेशियो में बांटते होंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? कुल लाभ। यानी कुल लाभ हमारा क्या निकल के आ गया? 1600 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पे ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा तथा 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः एक साथ कितने देर बाद मिलेंगे? यानी हमें निकालना है कि तीनों जो है आरंभिक बिंदु पे, यानी जिस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किए थे उस बिंदु पर दोबारा कब एक साथ मिलेंगे तीनों। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें तीनों का एक एक चक्कर का हमें समय चाहिए। हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा वह समय निकल के आएगा जब तीनों जो है पुनः उसी बिंदु पे, यानी जिस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किए थे उसी बिंदु पे पुनः कितने देर बाद तीनों मिलेंगे, वो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तीनों का क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं। अब देखिए ए, बी और सी, हमें तीनों का जो है स्पीड दिया हुआ है और दूरी कितना दिया हुआ? 5 किलोमीटर। यानी 5 किलोमीटर का दूरी सबको जाना है। ए जो है 5 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है? 2.5 किलोमीटर की स्पीड से, 2.5 किलोमीटर की स्पीड से। यानी इसे कितना समय लग जाएगा? इसे जो समय लग जाएगा 2 घंटा का समय लग जाएगा।
बी जो है 5 किलोमीटर का दूरी जा रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी इसे समय कितना लग जाएगा 5/3 घंटा। सी जो है 5 किलोमीटर दूरी 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, यानी इसे समय कितना लग जाएगा 5/2 घंटा। अब देखिए हमारा जो है समय निकल के आ गया, हमारा समय निकल के आ गया तीनों का, यानी तीनों का जो समय है 2, 5/3 और 5/2। तो देखिए हमें जो है इसका एलसीएम निकालना है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, तीनों का एक साथ मिलने का, जिस बिंदु से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे उस बिंदु पर तीनों का एक साथ मिलने का समय हमारा निकल के आएगा। तो देखिए हम भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, हम इसे मान लेते हैं 2/1। भिन्न का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अंश का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यानी 2, 5 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, और 1, 3 और 2 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी हमारा जो है टाइम क्या निकल के आ गया, 10 घंटा। यानी 10 घंटा बाद पुनः जो है तीनों एक साथ आरंभिक बिंदु पे, यानी जिस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किए थे उस बिंदु पे मिलेंगे। हमारा समय क्या निकल के आ गया, 10 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। देखिए संख्या को 14 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष 8 बच रहा है, और उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना बचेगा, हमें यही निकालना है। देखिए ये जो 14 है 7 से पूरा विभाजित होगा, यानी जो चीज़ 14 से कटने वाला होगा, जो चीज़ भी 14 से कटने वाला होगा वो 7 से पूरा विभाजित होगा। यानी 14 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा क्या बच जा रहा है, 8 बच जा रहा है। यानी हम इस शेष में 7 से भाग दे के देखेंगे, यानी ये जो शेष हमारा बच रहा है इस शेष में हम 7 से भाग दे के देखेंगे, जो हमारा शेष बचेगा वही उस संख्या में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा। यानी अगर हम 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, यानी शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि 14 से विभाजित करने पे शेष 8 बच रहा है, तो हमने मान लिया एग्जाम्पल के लिए संख्या मान लिया 22, हमने संख्या मान लिया 22। अब देखिए हम 22 में 14 से भाग देंगे, हम 22 में 14 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, शेष 8 बच जाएगा। और देखिए इसी 22 में अगर हम 7 से भाग देंगे, इसी 22 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 7 3 के 21, यानी शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी हमने एक एग्जाम्पल लेके भी देखा तो हमारा शेष क्या निकल के आ रहा था, 1 निकल के आ रहा था। तो हमें सीधे से देखना है कि जो जिस चीज़ से हम पहले भाग दे रहे थे, यानी हम 14 से भाग दे रहे थे और शेष हमारा 8 बच रहा था, अब जो है हम 7 से भाग देने वाले हैं तो 7 से जो 14 है पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी जो चीज़ 14 से कटेगा वो 7 से कटेगा ही कटेगा। तो यानी जो भी हमारा शेष बच रहा था उस शेष में हम 7 से भाग दे के देखेंगे, जो हमारा शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमें सबसे पहले घन की भुजा निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है 4√3। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 भुजा, √3 इंटू भुजा होता है। यानी घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √3 इंटू भुजा। ये हमें क्या दिया, 4√3 दिया हुआ है। यानी यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, घन का भुजा निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, घन का आयतन निकालना था। घन का हमें आयतन निकालना था। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब देखिए भुजा हमारा क्या निकल के आ गया 4, यानी 4 का क्यूब करेंगे हमारा क्या निकल के आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी घन का आयतन हमारा क्या निकल के आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है।
हमें क्या निकालना है, किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी निकालना है। हमें जो है ध्वनि की स्पीड दिया हुआ है, ध्वनि की स्पीड क्या दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि जो है उस व्यक्ति के पास किले से 10 सेकंड में पहुंच रही है। किले से उस व्यक्ति तक ध्वनि जो है 10 सेकंड में पहुंच रही है, यानी पहुंचने का हमें समय दिया हुआ है और ध्वनि का स्पीड दिया हुआ है। तो हम यहाँ से उस व्यक्ति और किले के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर हम समय में अगर स्पीड से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, दूरी निकल के आएगा। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, और हमें समय क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3300 मीटर। यहाँ से क्या निकल के आएगा 3300 मीटर, यानी हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। यानी किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है, 3.3 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक नाव 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से उसी स्थान पर वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के औसत गति क्या होगा। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए हमें दो स्पीड यहाँ दिया हुआ है, दो स्पीड का हमें फार्मूला पता होता है, औसत चाल, औसत गति बराबर क्या होता है 2 × x × y बटा x + y। अब देखिए हमें दोनों स्पीड यहाँ पता है, तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 × 30 × 60 बटा 30 + 60 यानी क्या हो जाएगा 90। हम इसे 30 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, इसे काटेंगे 3 से 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन देखिए हमें 2 स्पीड का फार्मूला पता होता है, 3 स्पीड का फार्मूला पता होता है। अगर हमसे 5 स्पीड का पूछ दे, 10 स्पीड दे दे और हमें वहाँ एवरेज स्पीड पूछ ले, तो हम वहाँ एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एक कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट से कितना भी स्पीड दिया हो हम आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। देखिए हमारा वहाँ कंसेप्ट क्या है, हमारा जो कंसेप्ट है औसत चाल बराबर एलसीएम गुने चालों की संख्या, एलसीएम गुने चालों की संख्या बटा कुल समय, एलसीएम गुने चालों की संख्या बटा कुल समय। अब देखिए हम इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हमारा एलसीएम क्या है, चालों की संख्या क्या है और कुल समय हमारा कैसे निकल के आएगा। देखिए हमें जो भी स्पीड दिया होगा हम उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। यानी हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ, ये हमारा जो है सेकेंड मेथड है। हमारा यहाँ क्या दिया हुआ स्पीड जो दिया हुआ है 30 किलोमीटर और दूसरा स्पीड क्या है 60 किलोमीटर। हम 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम दूरी को मान लेंगे 60 किलोमीटर, दूरी हमारा क्या हो गया 60 किलोमीटर, दूरी क्या हो गया 60 किलोमीटर। अब देखिए एक बार जो है 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है और एक बार जो है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। जब 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो समय कितना लग जाएगा 2 घंटा का, और जब 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी जाएगा तो कितना समय लग जाएगा 1 घंटा का। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया 2 घंटा और 1 घंटा, यानी 3 घंटा समय निकल के आ गया। अब देखिए हम इस फार्मूला में यूज करके दिखाते हैं आपको। हमारा एलसीएम क्या निकल गया है, हमारा एलसीएम निकल गया है 60। चालों की संख्या यहाँ क्या है 2 है, चालों की संख्या क्या है 2 है, बट हमारा समय क्या निकल के आया 2 घंटा और 1 घंटा, यानी टोटल समय कितना निकल के आ गया 3 घंटा। हम इसे काटेंगे, ये 20 बार में जाएगा, 20 में 2 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से भी हमारा स्पीड वही निकल के आया 40 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए ये हमें 2 स्पीड दिया हो तो हमारा फार्मूला अच्छा है, लेकिन अगर हमें 5 स्पीड दे दे, 4 स्पीड दे दे, तो हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि हम इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, ये आप लोग सॉल्व करके
और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।